नमस्कार दोस्तों। हम हैं पूर्व जन्म की कहानियों के कथावाचक, पास्ट लाइफ रिग्रेशन एक्सपर्ट, लाइफ एंड लीडरशिप कोच हितेश छाबड़ा। प्यारे दोस्तों, हमारे आज के इस वीडियो के अंदर हम अमृतसर पंजाब के रहने वाले एक भाई हैं, उनकी पूर्व जन्म की कहानी आप सभी के सामने प्रस्तुत करने जा रहे हैं। दोस्तों, ये प्यारे भाई पिछले 23 वर्षों से अपनी हाफ पैरालाइज्ड पत्नी का ध्यान रख रहे हैं और अपने अथक प्रयासों से इन्होंने अपनी पत्नी को इस लायक तो कर दिया है कि वो अपने पैरों पे खड़ी हो पाती हैं और अपने आप को वो मैनेज कर पाती हैं। दोस्तों, इनके विवाह से इनको 3 संतानें प्राप्त हैं और इनके जो तीनों बच्चे हैं उनके बारे में भाई बताते हैं कि भैया, जब से मेरे बच्चे पैदा हुए हैं तब से उनकी ना केवल पिता बन करके लेकिन उनकी माँ बन करके भी मैंने जो है इन बच्चों का ध्यान रखा है। मतलब बच्चों को उनकी माता मिल ही नहीं पाई हैं, क्योंकि ये बताते हैं कि जब इनका विवाह हुआ था तो विवाह होने के बाद जब इनकी पहली जो सुपुत्री हैं उनका जब जन्म हुआ तो सुपुत्री के जन्म के 2 या 3 महीने बाद ही इनकी पत्नी के सर में कोई चोट लग गई थी, जिसके चलते वो फिर पैरालाइज हो गई। और पैरालाइज होने के बाद मतलब शुरू में तो ऐसा हो गया कि वो उठी ही नहीं कई वर्षों तक। तो हर प्रकार की जैसे सेवा होती है वो इन्होंने की। फिर बच्ची बहुत छोटी थी, 3-4 महीने की इनकी बच्ची थी जब ऐसा ये अनहोनी हो गई थी। तो बच्ची को भी ये कहते हैं माँ और पिता बनकर के मैंने पाला। फिर ये कहते हैं कि भाई फिर 2-3 साल लग करके कुछ ऐसा हुआ कि भी वो होश में आ गए। आई थिंक शी वॉज इन कॉमा शुरू में, तो उसमें से फिर वो बाहर आ गए तो उनकी बॉडी रिकवर हुई तो थोड़ी ठीक ठाक हो गई तो फिर इन लोगों ने प्रयास किया कि आगे अपना परिवार जो है इसको बढ़ाएं। तो फिर इनके जो इनका विवाह है उससे इनको एक और पुत्र प्राप्त हुआ। लेकिन पुत्र प्राप्त होने के बाद फिर कुछ ऐसा हुआ, ये कहते हैं कि फिर तो उनका मतलब जैसे ना हमारे को लग गया था पूरी ठीक हो गई हैं, लेकिन फिर कहते हैं उनको अजीबो गरीब सी बीमारियों ने पकड़ा। और ये कहते हैं कि जब से मेरे बेटे का फिर जो जन्म हुआ है तब से लेकर के आज तक मेरी जो पत्नी है मतलब वो बस अपने आप को थोड़ा देख ले, अपना वॉशरूम खुद हुआए और बस अपना नहाना धोना खुद कर ले, इतना ही बहुत है। और वो कुछ नहीं कर पाती हैं, मतलब भोजन इत्यादि भी वो नहीं बना पाते हैं, उनकी हालत काफ़ी ख़राब है। तो कहते हैं कि मेरा अपने बारे में बताते हैं कि भैया देखो, ये जो एक सहयोग मिलता है किसी पार्टनर को, ये कहते हैं कि वैसे तो किसी की भी पत्नी के साथ, किसी के भी पार्टनर के साथ ऐसा ना हो जो इनकी पत्नी के साथ हुआ, लेकिन ये फिर भी कहते हैं कि मैंने तो मेरे पति होने का फ़र्ज़ जो है वो बखूबी निभाया। मतलब मैंने जितनी सेवा बनती थी करना, कह रहे मेरी घरवाली हैं तो मेरा फ़र्ज़ बनता था, तो कह रहे मैंने वो सेवा उनकी की है। लेकिन कहते हैं कि हर व्यक्ति को खुद के लिए भी कुछ एक्सपेक्टेशन होता है ना, कुछ इमोशनल नीड, कुछ इमोशनल सपोर्ट। तो ये कहते हैं कि मुझे ऐसा लगता है कि मेरे को तो मेरे जीवन के अंदर इमोशनल सपोर्ट जो है वो कभी मेरे को मिला ही नहीं। किसी महिला का प्यार जो होता है वो मुझे ठीक से मेरी लाइफ के अंदर मिला ही नहीं। अच्छा, ये बताते हैं कि जो बचपन है, बचपन के अंदर जो इनकी माता जी हैं और उनके पिताजी हैं, उनका रिलेशनशिप काफ़ी टॉक्सिक था एक दूसरे के साथ। माता और पिताजी काफ़ी लड़ाई वगैरह करते थे, जिसके चलते जो माता जी हैं वो बच्चों के साथ थोड़ा दुर्व्यवहार करती थी। और ये जो हैं अपने माता जी के सबसे बड़े बच्चे थे, जिसके चलते कहते हैं कि माता जी का जो सारा गुस्सा है ना वो मेरे ऊपर ही उतरता था। तो कह रहे पहली महिला का जो प्यार होता है जो है ना, वो आप जो वो फेमिनाइन एनर्जी को जो आप फील करते हो वो आपके माताजी की एनर्जी होती है ना, उनकी करुणा, उनकी ममता, उनका आपके लिए फिक्र करना है ना, उनका आपके लिए आपके चॉइस के व्यंजन बना करके देना या आपके बारे में सोचना कि मेरा बेटा कहाँ होगा। तो कहते हैं पहली फिक्र करती है माँ और फिर दूसरी फिक्र करने वाली होती है पत्नी। तो कहते हैं माता जी का, क्योंकि पिताजी के साथ रिलेशनशिप बहुत टॉक्सिक था, उसकी वजह से मुझे लगता है कि माता जी वो प्रेम देने में सक्षम नहीं थे, क्योंकि वो अपने दुखों में बहुत डूबे रहते थे। पिताजी कहते हैं कि भाई थोड़ा मारपीट वगैरह भी कर देते थे। फिर ये कहते हैं कि फिर दूसरा मेरी पत्नी, तो कह रहे पत्नी से विवाह हुआ तो उसके बाद भाई बस आप लगाओ कि शुरू का ही कुछ समय हम जो एक प्रॉपर पति पत्नी होते हैं, जो एक दूसरे के साथ बैठना, खाना, घूमना फिरना, कह रहे उसके अंदर हम बिता पाए। और उसके बाद कहते हैं कि विवाह के 1.5 वर्ष बाद तो आप लगा लो कि भैया उसके बाद से तो वो चीज़ मेरे जीवन से पूरी तरह से जो है गायब हो गई। अब ये कहते हैं कि भैया बस एक चीज़ अच्छी है मेरे जीवन के अंदर, वो ये है कि ये जो है एक बड़ा ढाबा या आप कह लीजिए रेस्टोरेंट चलाते हैं, रेस्टोरेंट बिजनेस के अंदर ये हैं।
और इनका जो रेस्टोरेंट है वो काफ़ी फेमस है। तो रेस्टोरेंट क्या है कि वहाँ पर ऑल टाइम खाना पकता रहता है। सुबह सुबह का अलग इनके यहाँ पे मील्स होते हैं ना, जैसे वो छोले भटूरे या अमृतसरी कुलचा वगैरह, कह रहे वो है। फिर हमारा आफ्टरनून हमारा लंच शुरू हो जाता है। और ये तो कहते हैं क्योंकि मैं रेस्टोरेंट बिजनेस के अंदर हूँ, इसीलिए मेरे जो बच्चे हैं उनके भोजन इत्यादि की जो व्यवस्था है वो आसानी से मेरा जो रेस्टोरेंट है वहीं से होगी, क्योंकि मेरे पास होते ही अभी खानसामी है मेरे पास, तो मतलब खाना पकाने वाले लोग ही मेरे पास है। तो एक बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है एक पुरुष की या एक माता या पिता की कि अपने बच्चों को प्रॉपर न्यूट्रिशन दें। तो ये कहते हैं कि क्योंकि मेरे पास काम करने वाले काफ़ी लोग अवेलेबल हैं और इनका कुछ कॉन्सेप्ट भी ऐसा है कि रेस्टोरेंट जैसे नीचे है और रहते ये लोग ऊपर हैं, तो कह रहे हैं उसके अंदर जो है मेरा ये जो बच्चे हैं, क्योंकि मेरे पास स्टाफ काफ़ी था, तो उसके अंदर कह रहे मेरे बच्चे जो अच्छे से मैनेज हो गए। बस यही एक अच्छी चीज़ है मेरी लाइफ के अंदर। बाकी ये बताते हैं कि जो इनके पिताजी हैं, पिताजी से हमने पूछा कि भी फिर संबंध कैसे, कह रहे नहीं पिताजी से संबंध मेरे ठीक हैं। पिताजी से पता नहीं क्यों उनका, कह रहे मुझे ऐसा लगता है वो मम्मी और पापा के बीच की बात थी, तो कभी मैं मम्मी और पापा के बीच में नहीं आया। तो ये कहते हैं कि सेम जो हमारी बिल्डिंग है, बिल्डिंग के कई फ्लोर्स हैं, नीचे इनका रेस्टोरेंट है, फर्स्ट फ्लोर पे ये लोग रहते हैं, इनके 2 बच्चे हैं, इनकी पत्नी है, और कह रहे हैं उसके ऊपर वाला जो फ्लोर है उसके अंदर मेरे जो पिताजी हैं वो रहते हैं। और इनके परिवार के अंदर इनकी और बहनें हैं, तो बहनों की विवाह हो गए हैं और वो अपने अपने जो उनका जो ससुराल घर है वहाँ पे वो रहते हैं। तो फिर कह रहे पिताजी के लिए भी जो खाने पीने की जो व्यवस्था होती है बुजुर्गों के लिए, कह रहे वो मैं कर पाया। अच्छा, अब ये कहते हैं कि भैया मैं ना बहुत ज़्यादा खाली था, मेरे मन से बहुत ज़्यादा खाली था, केवल काम, घर का काम देखो, बच्चों को देखो, बीवी को देखो, कह रहे इसके अंदर ही मेरा जो पूरा जीवन है वो निकल रहा था। अब ये कहते हैं कि भैया कुछ ऐसा हुआ मेरे जीवन के अंदर कि आज से 10 वर्ष पहले एक फूड इंस्पेक्टर ने मेरा जो रेस्टोरेंट है वहां पर रेड मारी, क्वालिटी चेक किया। अभी कहते हैं हमारे फूड बिजनेस हैं और हम प्रॉपरली एस्टैब्लिश्ड रेस्टोरेंट है, तो कह रहे हैं फूड इंस्पेक्शंस होते रहते हैं। तो ये कहते हैं कि जो हमारे यहाँ की ये जो फूड इंस्पेक्टर आई, तो कह रही उन्होंने पूरा इंस्पेक्शन किया, फिर उन्होंने भाई देखा कि भाई मैं कैसे मेरे जो बच्चे हैं उनका ध्यान रख रहा हूँ, उन्होंने देखा कि कैसे मैं अपनी पत्नी का ध्यान रख रहा हूँ, उन्होंने देखा कि हमारे यहाँ पे खाना कितना अच्छा बनता है। कह रहे ये सब देख करके उसको कुछ अटैचमेंट सा हो गया। तो कह रही वो फूड इंस्पेक्टर लेडी पहले दिन तो फूड इंस्पेक्टर बन करके आई थी, लेकिन उसके बाद कहते हैं उन्होंने काफी फ्रीक्वेंटली मेरा जो रेस्टोरेंट है उसको विजिट करना स्टार्ट किया, यहाँ पे फ्रीक्वेंटली भोजन करना स्टार्ट किया, अपने कॉलीग्स के साथ आने लग गई। उसके बाद कहते हैं मैं देखूं कि वो खुद भी रेगुलरली, खुद भी पर्सनली भी आने लगी, और पर्सनली जब वो आने लगी तो कहते हैं कि धीरे धीरे जो है वो मुझे इंडिविजुअल लेवल पे एंगेज करने लगी, यानी कि मेरे साथ बैठना, क्योंकि मैं रेस्टोरेंट का मालिक हूं और भले ही वो इंडिविजुअल लेवल पे आ रही हैं, लेकिन वो कह रहे मेरे को तो पता है ना कि भैया इंस्पेक्टर है, वो भी फूड इंस्पेक्टर, और कह रहे हम लोग रेस्टोरेंट बिजनेस के अंदर हैं, तो कह रहे भाई फूड इंस्पेक्टर आएगा तो जैसे काम धंधे का उसूल होता है कि भाई आप अच्छे से ट्रीट करोगे ना। तो कह रहे कि भाई फिर मैंने उनको थोड़ा अच्छे से मतलब थोड़ा मैं उनको स्पेशल अटेंशन देता था जब भी वो आते थे। तो कह रहे कि फिर वो मेरे साथ बैठ करके खाना खाने लगी, और धीरे धीरे कहते हैं कि मुझे ये समझ में आने लगा कि ये मुझ में इंटरेस्टेड है। अब ये कहते हैं कि भैया वो जो फूड इंस्पेक्टर हैं मुझसे लगभग 10 वर्ष उनकी आयु कम है। अभी कहते हैं उनकी आयु 10 वर्ष कम है, तो भाई थोड़ा बहुत इशारा तो मैं समझ रहा था, लेकिन ये कहते हैं कि मैं जैसे उनके कान में बात डालता था कि भाई करते करते मतलब मैं इस प्रकार के सिग्नल्स देता था कि मैं इंटरेस्टेड नहीं हूं, लेकिन ये कहते हैं कि वो एक अजीब सा ऑब्सेशन दिखाने लगी, और अजीब सा ऑब्सेशन दिखाने लगी तो फिर कहते हैं वो मुझे कॉल करने लगी, तो फिर वो मुझसे बात करने लगी। तो कह रहे हैं कि भैया मैं सही मायने में जैसे एक दबाव होता है ना, दबाव में आकर के जैसे मैं उससे बात करने लगा। अच्छा, तो फिर ये कहते हैं कि भैया बात करते 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 मेरे को ये लगने लगा कि जैसे मेरे साथ तो कोई बात करने वाला था नहीं, मेरे सुख दुख करने वाला कोई था नहीं, बच्चे छोटे थे और बस काम धंधे में लगे रहना। तो कह रहे मेरे को भी शुरू में कुछ मेंटल रिलीफ फील होने लगा। कह रहे फिर देखो जैसे ऑपोजिट जेंडर होता है, आप कितने भी समझदार क्यों ना हो, मैं मानता हूं 10 साल मुझसे छोटी हैं, लेकिन कह रहे हैं कि भाई उनका इतना फोर्स था कि भाई मैं उनसे बात करूं, और तो कह रहे हैं कि फिर मैं भी धीरे धीरे उनसे अटैच हो गया। अब ये कहते हैं कि भाई मेरी जो वाइफ हैं वो तो उस टाइम पे भी मतलब ऑलमोस्ट पूरी पैरालाइज थी उस टाइम पे भी, मतलब वो बेड रेडर ही रहती थी, आंखें खोलती हैं, बात करती हैं, खाना खाती हैं, सब कुछ है, लेकिन कह रहे वो पूरी तरह से बेड रिडन थी। तो
कह रहे पता नहीं कैसे हुआ और मैं जो है काफी उनके साथ एंगेज हो गया। एंगेज कैसे हुआ? कह रहे केवल फोन पे एंगेज। ये भाई ने बहुत स्ट्रेस डाल करके इस बात का किया। कह रहे देखो भैया, मैं आपको बताना चाहता हूं कि हमारा रिश्ता ऐसा है कि वो केवल फोन पे बात करती है, इससे अलावा हमारा और कोई रिश्ता नहीं है। कह रहे 10 साल हो गए फोन पे बात करती है, और कहते हैं कि वो अब तो मुझे फोर्स करती है इस चीज के लिए कि मैं उनसे शादी करूं और अपनी पत्नी को तलाक दूं। ये कह रहे हैं कि मैं उनको मना करता हूं, मना करता हूं, मना करता हूं, और फिर कहते हैं एक बारी के लिए मेरे मन में भी आया कि चल मैं ब्याह करा लेता हूं, है ना, क्योंकि मैं भाई मेरे को भी तो अब मेरे नीड्स हैं, मेरे को भी तो चाहिए कि मेरा घर बसे, क्योंकि मेरा घर तो ठीक से बसा नहीं है। कह रहे लेकिन फिर जैसे ही मैंने इस चीज में आया कि हाँ भाई चलो सोच सकते हैं, तो कह रही फिर वो ये बोलने लग जाती है लेकिन फिर आप दीदी के साथ तो हम ऐसा बुरा नहीं कर सकते ना, दीदी की क्या गलती है, मतलब दीदी मतलब इनकी वाइफ, उनकी क्या गलती है, वो बेचारी हाफ पैरालाइज्ड है, वो अपना ध्यान नहीं रख सकती। अगर मैं आ जाऊंगी और मैं तुमसे शादी कर लूंगी तो फिर दीदी कहां जाएंगे? तो ये कहते हैं कि यार ना अब ना इसने ना मेरा दिमाग सा खराब कर दिया, चिट भी मेरी पट भी मेरी। कह रहे तो हमने कहा कि परेशानी क्या है कि भी आप उनको मना कर दो। तो कह रहे हैं कि देखो भैया मैं आपको बता नहीं सकता, लेकिन मेरे पे ना अजीब प्रकार का प्रेशर है। आज ये कहते हैं कि वो जो लड़की है शी बिलीव्स दैट शी इज माई वाइफ, वो पूरी तरह से वाइफ की तरह बिहेव करती है। कह रहे हालांकि हम फिजिकली अपनी लाइफ्स को शेयर नहीं करते हैं, लेकिन कह रहे हैं वो पूरा ऐसा मुझसे इन चीजों को एक्सपेक्ट करती है, हमने लिख करके रखी हुई है। कह रहे वो एक्सपेक्ट करती है कि जब वो मुझे फोन करे तब मैं उसको घुमाने के लिए लेकर के जाऊं। कह रहे अगर मैं अपना फोन आंसर ना करूं शी गोज क्रेजी, वो कॉल पे कॉल करेगी। मैं अपना फोन नहीं उठाऊंगा तो रेस्टोरेंट के जो लैंडलाइन फोन है उसको रिंग करेगी, और वो नहीं करूंगा तो मेरे जो वर्कर्स हैं उनको कॉल करेगी, और वो दनादन 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 कॉल करती रहती है। अगर उसके माइंड में आ गया कि बात करनी है तो मुझे उससे बात करनी पड़ती है। अच्छा, ये कह रहे हैं कि भी बात ना करूं तो वो मेरे घर पे भी फोन करके सिचुएशन जो है खराब कर देती है। तो हमने कहा कि भाई उनका व्यवहार आपके बच्चों के साथ कैसा है? तो कहते हैं मेरे बच्चों के साथ व्यवहार ठीक है, बेटी और बेटे दोनों के साथ उसका व्यवहार ठीक है, और ये कहते हैं लेकिन वो ना बहुत ही अनप्रेडिक्टेबल सी लेडी है, उसका कुछ नहीं पता वो कब किसको क्या बोल देगी। तो कह रहे इसलिए मेरे जो बच्चे हैं उनके साथ में इंटरेक्शन थोड़ा कम रखता हूं, इनका ये जो बहन है इनका। अच्छा, हमने कहा आपकी पत्नी? तो ये कहते हैं कि देखो मेरी पत्नी को पता है कि मैं इनसे बात करता हूं, और मेरी पत्नी को यह भी पता है कि वो मुझ में इंटरेस्टेड है, और कह रही मेरी पत्नी को इसमें कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, और मतलब वो कहते कि भाई ठीक है तुम देख लो, भाई मेरे से कौन सा तुम्हारे को कोई सुख मिला है, तो भाई तुम देख लो, अगर तुम्हारे को सेकंड मैरिज करनी है तो तुम कर सकते हो। कह रहे लेकिन मैं ना बड़ा ही पिसा हुआ फील करता हूं इन दोनों के बीच में। फिर ये कहते हैं, अच्छा एक और बात भी कहते हैं, कहते देखो कि पत्नी का ध्यान रखना एक अलग बात है, चलो मैं रख रहा हूं, लेकिन कह रहे हैं कि क्योंकि वो इतने सालों सालों से बीमार है, तो कह रहे मेरी पत्नी बहुत ज्यादा चिड़चिड़ी है। मतलब अगर मैं ऊपर घर में जाऊंगा और मैं जाकर के चैन से बैठा हूं, पूरे दिन का थका हुआ अगर शाम को मैं ऊपर आया हूं, तो कह रही है मेरी पत्नी भी मुझे देखते ही जैसे मुझसे लड़ाई झगड़ा सा करती रहती है, जैसे पता नहीं उसकी कौन सी ऐसी नीड है जो मैंने पूरी नहीं करी। भाई जो संभव है, जो कुछ कर सकता हूं वो सब कुछ तो कर रहा हूं, मेडिकल है, और कह रहे मैं बैठने का भी बड़ा प्रयास करता हूं मेरी पत्नी के साथ, लेकिन मैं उनके साथ बैठता हूं तो मेरा झगड़ा हो जाता है, पता नहीं कह रहे, और वो भी बहुत सारी चीज पे बोलती है तुमने ये नहीं किया मेरे लिए, वो नहीं किया। और ये कहते हैं मैं तो उनको ये बोलता हूँ रिश्ते के अंदर कि भाई हमारा जो टोटल रिश्ता है उसके अंदर से आधे टाइम से तो तुम सो ही रही हो, तुम्हारे को क्या पता कि मैंने तुमने लिए क्या किया या क्या नहीं किया। क्योंकि कह रहे हैं कि भाई बिस्तर पे ही सब कुछ होता था उनका, तो है ना, जैसे कि भाई स्टूल पास कर देना या वो कर देना, तो कह रहे मैंने पूरी केयर करी है, लेकिन फिर भी जो मेरी पत्नी है जैसे उनके अंदर ये कोई फ्रस्ट्रेशन है, उनके अंदर कुछ ऐसा है कि उनको मुझसे कुछ ऐसा लेना है जो वो अभी तक ले नहीं पाई है। तो ये कहते हैं कि ये है। फिर कहते हैं वो लड़की, कह रहे वो लड़की ऐसी भी है, कह रहे भैया आप बुरा मत मानना, लेकिन एक आदमी की कुछ एक्सपेक्टेशंस होती हैं कि भाई अगर आप चलो फिर रिलेशनशिप में हो तो कुछ इंसान आगे तो बढ़ता है। कह रहे लेकिन ये जो इंस्पेक्टर मेरी जिंदगी के अंदर आई है, फूड इंस्पेक्टर, कह रहे माड़े नसीब मेरे, ये ट्रांसफर भी नहीं करवाती है कहीं और, ये यहीं रहती है, और कह रहे मैं उससे खुल करके लड़ाई लड़ नहीं सकता हूं। और कहते हैं कि भाई वो ये है, वो ये चाहती है कि बस जो मेरी इच्छा है ना फोन पे बात करने वाली, वो तू फोन पे बात मुझसे तू करता रहेगा, लेकिन उसके अलावा कुछ नहीं, है ना। तो ये कहते हैं कि भैया मैं बहुत ज्यादा स्टक हूं। तो 3 औरतें कह रहे मेरे जीवन के अंदर आई, और तीनों औरतों से ही कह रहे मेरे को वो जो इमोशनली जो एक आदमी को भी चाहिए, है ना, कि वो दिल की भावना और वो जो मिलना चाहिए। कह रहे पहले मेरी अपनी मां, उनसे नहीं मिला मुझे, दूसरा मेरी पत्नी,
उनसे सहयोग नहीं मिला मुझे। तीसरा कह रहे हैं कि चल अपना जमीर मार के, किसी को मेरी गर्लफ्रेंड बनना था, विवाहित होने के बावजूद भी कह रहे मैंने अपने जमीर को कन्विंस कर लिया कि मेरा विवाह कोई विवाह थोड़ी है, ये तो बस अपने बच्चों के लिए मैं कर रहा हूं और मैं तो जिम्मेवारी निभा रहा हूं। कह रहे तीसरी आई गर्लफ्रेंड। कह रहे गर्लफ्रेंड से भी जो जो एक आदमी को इमोशनल जो वो मिलता है, कह रहे वो नहीं है। कह रहे उसकी बस अपने लाइफ की अपनी फ्रस्ट्रेशंस है। वो जब भी मुझसे बात करती है उसका बाजा बजता रहता है कि उसके ऑफिस में ये हुआ, उसके ऑफिस में वो हुआ। कह रहे वो उसने मुझे ऐसा ट्रैप कर लिया कि मैं जैसे एक ट्रैश कैन हूं, जो कोई भी उसका कचरा है बस वो मेरे ऊपर उड़ेल देना चाहती है, और मुझे उस कचरे को अपने अंदर जैसे समाने के अलावा अपने आप को एक वो नहीं, खत्ता नहीं होता, खत्ता जहां पे सारा कूड़ा जो लोग डाल देते हैं, कह रहे वो बन करके रहने के अलावा मुझे नहीं लगता कि मेरे पास कोई चॉइस है। तो ये भाई अपने पास्ट लाइफ रिग्रेशन के माध्यम से जानना चाहते थे कि इन तीनों औरतों से इनके पूर्व के जीवन का क्या हिसाब किताब है। मेनली मैं आपको बताऊं दोस्तों, इन्होंने अपनी माता जी के बारे में तो नहीं बोला था कि मैं जानना चाहता हूं, वो अपनी पत्नी और ये अजीबो गरीब है ना, एस्टैब्लिश्ड अनएस्टैब्लिश्ड टाइप की गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड रिलेशनशिप वाली जो बहन है फूड इंस्पेक्टर, इनके बारे में भी ये जानना चाहते थे अपने पास्ट लाइफ से। लेकिन इनकी मम्मी का भी बड़ा एक इंपॉर्टेंट किरदार नजर अपने आप ही आ गया था सामने, तो इसलिए हमने इनकी मम्मी वाली बात भी मेंशन कर दी। तो दोस्तों आपको फिर अब हम आगे बताएंगे कि जब ये अपने पूर्व के जीवन के अंदर गए तो इन्होंने क्या देखा। प्यारे दोस्तों, इन भाई ने अपने पूर्व के जीवन के अंदर क्या देखा, इसके बारे में अभी आप सभी को हम बताएंगे। लेकिन उससे पहले हम शाउट आउट देना चाहते हैं हमारे चैनल के उन सभी व्यूअर्स को जिन्होंने अभी रिसेंटली हमारे चैनल को एज अ मेंबर ज्वाइन किया है। दोस्तों यूट्यूब के ऊपर इनके यूजर आईडीज हैं अपराजिता बिस्वास, अर्चना भोसले, रोशनी जायसवाल, फुटीबॉल एडिट्स और वीरेंद्र देहरू। दोस्तों अगर आप भी इन भाई बहनों की तरह हमारे चैनल के मेंबर बनना चाहते हैं, हमारे चैनल के मेंबर्स के लिए जो एक्सक्लूसिव ग्रुप पास्ट लाइफ रिग्रेशन के सेशंस और इनर चाइल्ड हीलिंग के सेशंस जो हम कंडक्ट करते हैं, अगर आप भी उनका लाभ उठाना चाहते हैं तो हमारे इस वीडियो के नीचे आपको एक ज्वाइन बटन नजर आ रहा होगा, उसका इस्तेमाल करके आप भी मेंबरशिप के लिए ऑप्ट कर सकते हैं। दोस्तों ग्रुप पीएलआर एक ऐसी अपॉर्चुनिटी है जो कि आपको एक्सपीरियंस करने का मौका देती है कि अगर आप अपना पास्ट लाइफ रिग्रेशन कराएं तो किस प्रकार से यह प्रोसेस होता है और किस प्रकार से दृश्य पास्ट लाइफ के आपके सामने आते हैं, उसको एक्सपीरियंस करने की ये एक अपॉर्चुनिटी आपको मिलती है। हालांकि जो एक 1-on-1 में पास्ट लाइफ रिग्रेशन का सेशन होता है उतना डिटेल्ड तो ग्रुप पीएलआर नहीं हो सकता, क्योंकि एक ही समय पर बहुत सारे लोगों का ग्रुप पीएलआर हो रहा होता है। लेकिन फिर भी कई सारे जो प्रश्न होते हैं उनके उत्तर आप ग्रुप पीएलआर के माध्यम से भी प्राप्त कर पाते हैं। तो जैसा कि हमने कहा, अगर आप इस सेवा का लाभ उठाना चाहते हैं, ऑलमोस्ट हर महीने के जो लास्ट वीक होता है उसके अंदर ग्रुप पीएलआर का और इनर चाइल्ड हीलिंग का सेशन किया जाता है। तो अगर आप इसका लाभ उठाना चाहते हैं तो वीडियो के नीचे आपको एक ज्वाइन बटन नजर आ रहा होगा, उसका इस्तेमाल करके आप भी चैनल की मेंबरशिप के लिए ऑप्ट कर सकते हैं। तो आइए दोस्तों अब बात करते हैं कि जब ये भाई अपने पूर्व के जीवन के अंदर गए तो वहां पर किस प्रकार के दृश्य इनके सामने आए। सबसे पहले तो दोस्तों ये अपने आप को एक खुली जगह में, खुले आसमान के नीचे खड़ा हुआ देखते हैं। कहते हैं कि शाम का समय हो गया है और नीचे सूखी सूखी मिट्टी, कह रहे मेरे जो नंगे पैर हैं उसके ऊपर मुझे फील हो रही है, और मिट्टी से जैसे ठंडक सी उठ रही है, शाम हो गई है तो ठंडा ठंडा पैरों में फील हो रहा था। कहते हैं कि मैंने कुर्ता पजामा पहना हुआ है और अपने आप को लगभग 18-19 वर्ष की आयु के एक लड़के के रूप में ये देख रहे होते हैं। और ये कहते हैं कि मैं पूरी तरह से क्लीन शेव हूँ और पास में एक तालाब है, तालाब के पास खड़ा हूँ और बस तालाब को खड़ा होकर के देख रहा हूँ। जो कह रहे हैं जो तालाब की जो शांति है, कह रहे वो शांति से मैं बड़ा शांत हो जाता हूँ। कह रहे बिल्कुल स्टिलनेस है तालाब के अंदर। तो हमने ऐसे ही कहा कि भाई पत्थर उठाओ और पत्थर को तालाब में फेंक करके देखो, देखो रिपल्स बनते हैं क्या, है ना। वो थोड़ा मेमोरीज को एक्टिवेट करने के लिए कुछ कुछ ऐसी चीज़ें कराई जाती हैं। तो जैसे हमने इनको बोला तो ये कहते हैं कि नहीं मेरा मन नहीं कर रहा है। आसपास की जगह देखते हैं तो कहते हैं मुझे बहुत सारे पेड़ नज़र आ रहे हैं कि जैसे कोई जंगल जैसा है, और जंगल है और मैं जंगल में आया हूँ और बस तालाब है,
तालाब को देख रहा हूँ और इसकी जो शांति है उसको अनुभव कर रहा हूँ बहुत गहराई से। बहुत बहुत शांत मुझे लग रहा है। तो हम इनसे पूछते हैं कि भाई कोई ऋषि मुनि हो क्या जो ऐसे शांति में उतर रहे हो एकदम? क्या करने आए हो यहाँ पे? कोई साधना, कोई तपस्या करने के लिए आए हो? तो ये कहते हैं कि मुझे यहाँ पर चैन मिलता है, तो जो चैन मुझे यहाँ मिल रहा है बस वो प्राप्त करने के लिए आया हूँ। घर में माहौल बड़ा खराब है, अभी यहाँ पे टहलने आया हूँ। तो हम कहते हैं कि भाई क्या माहौल खराब है? भाई जा घर। तो काफ़ी देर तक हम प्रयास करते रहे, इनका जो भी पास्ट लाइफ में घर था उस घर जाने का इनका मन ना करे। तो जैसे तैसे करके हमारी टेक्निक्स यूज़ करके हमने कहा भाई फिर जब तेरा मन यहाँ पे भर गया, टाइम आगे बढ़ जाएगा और जैसे ही मैं गिनती खत्म करूंगा तुम अपने घर पहुंच जाओगे। तो घर जैसे ही हम इंस्ट्रक्शन देते हैं तो ये इनका दृश्य बदल जाता है और ये घर के बाहर खड़े हो जाते हैं। इनको ऐसा नजर आता है कि मिट्टी का बना हुआ घर है लेकिन है बहुत बड़ा, है ना। होता ना कई सारे कमरों का, पक्का घर नहीं है, मिट्टी का है लेकिन बहुत खुला डुल्ला बहुत बड़ा घर है। हमने इनको कहा कि देखो घर में कितने लोग रहते हैं? ये कहते हैं कि 7 से 8 लोग इस घर में रहते हैं, मैं हूं और एक और पुरुष है और बाकी सारी औरतें हैं इस घर के अंदर। तो हमने कहा है चलो ठीक है, घर के अंदर जाओ, पुरुष को ढूंढो। भाई कौन से पुरुष की बात कर रहे हो? तो इनको वहां पर एक पुरुष नजर आता है जो कि कहते हैं कि लगभग 50 वर्ष इस पुरुष की आयु है और कहते हैं कि ये मेरा पिता है। तो पिता हैं, अच्छा पिता क्या करते हैं जी? तो ये कहते हैं कि पिता गायें चराते हैं, हमारे पास 10 गायें और 3 बछड़े हैं और ये हमारा पशुधन है। और कहते हैं कि कुछ खेती भी है हम लोगों के पास। और हम इनसे पूछते हैं कि भाई ये भी फिर 10 गायें हैं, बस 10 गायें वाला कोई बहुत अमीर थोड़ी होता है ना, तो गरीबी की निशानी है। तो कहते हैं ठीक ठीक है, हमारे पास खेत भी हैं और कहते हैं बेसिकली ये जो बहुत बड़ा घर है हमारा, ये हमारे पुरखों का घर है जो मेरे पिता को मिला है। अच्छा, पिता के अलावा? तो हमने कहा कि आपने कहा था बाकी सब औरतें हैं, तो यहां पर ये बताते हैं कि हाँ 4 औरतें हैं घर के अंदर। अच्छा जी, 4 औरतें हैं। तो फिर दोस्तों जनरली प्रोसेस क्या होता है कि भी आप एक एक करके औरतों के पास जाओ, उनको थोड़ा आइडेंटिफाई करो और देखो कि आपका उनसे संबंध क्या है। जो पुरुष है, पुरुष का तो इनको संबंध पता ही लग गया था, लगभग 50 वर्ष की आयु का पुरुष है, वो इनका पिता है। ठीक है जी, तो जाते हैं। तो चारों औरतें, हम बोलते हैं कि भी आप सामने खड़ा कर लो, एक एक करके उनको अप्रोच करो। तो पहली औरत को ये देखते हैं तो ये कहते हैं कि जो औरत है लगभग 45 वर्ष इसकी आयु है। रिश्ता बताते हैं कि ये 45 वर्ष की जो औरत है, जो आयु वाली औरत है, ये मेरी मां है। ठीक है, दूसरी औरत के पास जाते हैं, दूसरी औरत कुछ और काम कर रही होती है, माँ चूल्हे के अंदर कुछ कर रही होती है, दूसरी औरत कुछ और काम कर रही होती है। दूसरी औरत के पास जाते हैं तो कहते हैं ये जो औरत है माँ की 45 वर्ष थी, इस औरत की जो एज है वो लगभग 40 वर्ष है, 5 साल छोटी है मेरी माँ से। तो हमने पूछा इनसे क्या संबंध है? तो कहते हैं ये मेरी सौतेली माँ है। ठीक है जी, सौतेली माँ है। आगे चलो, तीसरी औरत दिखती है इनको, तो बोलता तीसरी औरत को देखो। तीसरी औरत का ये बताते हैं कि लगभग 35 वर्ष की आयु की तीसरी औरत है। हम इनसे कहते हैं कि इनसे क्या संबंध है? कह रहे हैं ये भी मेरी सौतेली माँ है। तो हमने कहा कि यार पापा कुछ ज्यादा ही रंगीन मिजाज के नहीं है? कितनी सारी माएँ हैं तुम्हारे यहाँ पे? हैं कोई राजा महाराजा हो क्या? वो राजे महाराजे होते हैं, उनके बहुत सारे पॉलिटिकल विवाह होते हैं। तो ये कहते हैं कि राजे महाराजे नहीं है, लेकिन हमारा यहाँ पे, हम यहाँ पे हमारा जो कबीला है, जिस कुटुंब से हम लोग बिलोंग करते हैं, हमारे यहाँ पे मल्टीपल शादियां अलाउड है, तो कर सकता है पुरुष। अच्छा, फिर चौथी औरत, हमने कहा भाई चौथी माँ को देखो, चौथी भी माँ है क्या? तो चौथी जब लेडी के पास जाते हैं तो इनको 20 वर्ष की आयु की कन्या नजर आती है और ये कहते हैं कि ये माँ नहीं है, ये मेरी बहन है, मेरी सगी बहन। अच्छा, तो हम इनसे कहते हैं कि अच्छा भाई सबसे बात करो, देखो कि भी ऐसा कैसे हो गया, इतनी सारी लेडीज हैं जिनसे आपके पिताजी ने शादी की हुई। हमने कहा आपने की है शादी? कह रहे नहीं मैंने नहीं की शादी। तो अच्छा, तो हम कहते हैं इनसे बात करो। बहुत देर तक ये ऐसा महसूस करते हैं कि परिवार में जितनी भी महिलाएं हैं कोई भी इनसे बात नहीं करना चाहता। तो बात क्यों नहीं करना चाहते? ये कहते कि सब मुझसे नाराज हैं।
तो हमने कहा कि क्या हुआ? तो ये कहते सब मुझसे नाराज हैं क्योंकि पापा ने सबकी जिंदगी खराब कर दी है और सब लोग जो हैं वो बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेटेड हैं। और ये कहते हैं कि ये सब लोग कह रहे जब मैं इनसे बात करने की कोशिश कर रहा हूं तो मेरे पिताजी ड्योढ़ी में बैठ करके कह रहे हुक्का पी रहे हैं और कह रहे ये सभी मेरे पिताजी को नफरत भरी हुई निगाहों से ये सारी औरतें देख रही हैं, जैसे काम अपना कर रही हैं, चूल्हे पे बैठी है तो लेकिन ऐसे देख रही है। जो औरत कुछ और वो अपना कर रही है वो देख रही है, वो नफरत से देख रही है। कह रहे सारी औरतें जो घर में काम कर रही हैं, चाहे वो मेरी बहन हो या मेरी सौतेली माएँ हों या मेरी सगी माँ हो, ये सब मेरे पिताजी को नफरत से देख रहे हैं। तो हम लोग कहते हैं कि भाई आपसे बात क्यों नहीं कर रहे हैं? तो ये कह रहे हैं कि मुझसे ये लोग इसलिए बात नहीं करते हैं क्योंकि मुझे पापा पसंद है। हमने कहा पापा पसंद है, बाकी लोग वो कह रहे नहीं मुझे पापा पसंद है, बाकी लोगों से मुझे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मुझे मेरे पापा से बहुत सिंपैथी रहती है। हमने कहा सिंपैथी क्यों रहती है भाई? इतनी सारी लेडी से शादी कर रखी है तो भाई तुम्हारी तो सगी माँ है, तुम्हारी सगी माँ के साथ तो धोखा हो गया ना एक प्रकार से। भाई दूसरी लेडी ले आए तो भाई उनको तो बुरा लगता होगा ना। तो ये कहते हैं कि भाई पापा ने किसी को फोर्स नहीं किया कि उनकी लाइफ में आओ। तो हमने कहा कि अच्छा, कह रहे फोर्स नहीं किया, कह रहे हम जिस कस्बे में रहते हैं हमारे यहाँ पे 3-4 शादियां अलाउड हैं और बस मुझे ये लगता है कि मैं अपने पापा को सपोर्ट करता हूं और ये बात इन औरतों को पता है। तो पापा को सपोर्ट करता हूं, औरतों को पता है किस चीज में सपोर्ट करते हो। कह रहे जो भी चीज पापा करें, कह रहे मेरे को ठीक लगता है। और ये इस चीज को देखते हैं कि बहुत ज्यादा पुरुष प्रधान समाज है और जो औरतें हैं उनको बोलना अलाउड नहीं है। तो क्योंकि बातों बातों में ये बात भी हुई थी कि भाई अगर इन औरतों को इतनी दिक्कत है तो इन्होंने प्रतिकार क्यों नहीं किया, इन्होंने कोई विरोध क्यों नहीं किया। तो ये कहते हैं कि जो वो औरतें हैं वो चाहें भी तो विरोध नहीं कर सकते क्योंकि उनके पास वो पावर ही नहीं है, समाज में उनके पास वो जगह ही नहीं है। तो यहां पर हमने इनको बात को काटा और हमने कहा कि देखो अगर आप कह रहे हो कि उनके पास पावर ही नहीं है, समाज में जगह ही नहीं है, तो भाई उनके घर से आया था मैरिज प्रपोजल या आपके पिताजी लेकर के गए थे? तो कह रहे मेरे पिताजी को पसंद आ गई थी तो उन्होंने भेजा। तो क्योंकि हमारे घर में इनफ पशु हैं और हमारा घर बहुत बड़ा है तो इन औरतों के जो पिता हैं उन्होंने बिना सोचे समझे उनकी शादी मेरे पिता से करा दी, विदाउट केयरिंग कि उनके पहले से बच्चे हैं या पहले से जो मेरी माँ है उनसे वो विवाहित है। तो हमने कहा कि भाई फिर तो औरतों के ऊपर अत्याचार ही हुआ ना, फिर तो मतलब मजबूरी में ही शादी कराई गई ना, क्योंकि इन औरतों की अपने घर में नहीं चलती थी। तो आपके पिता लेकर के आगे तो जबरदस्ती तो पति बने एक प्रकार से। कौन औरत चाहती है कि मैं ऐसे आदमी से शादी करूं जिसकी पहले से कई बीवियां हों? तो हम काफी प्रयास कर रहे थे दोस्तों, लेकिन जब इंसान ना पास्ट लाइफ रिग्रेशन कर रहा होता है ना, बहुत बार क्या होता है वो पास्ट लाइफ की जो पर्सनालिटी है पूरा जैसे वो उसके अंदर वो उस पास्ट लाइफ पर्सनालिटी की तरह फील कर रहे होते हैं। तो बस ये इस बात को हमारे मानना नहीं चाहिए, कोई इनको रिग्रेट रिमोर्स कुछ नहीं था। ये कहते हैं कि नहीं हमारा जो समाज है, हमारा समाज अलाउ करता है, मेरे पापा ने कुछ गलत नहीं किया है, मेरे पापा अपनी जगह पे ठीक हैं, लेकिन इनको दिक्कत है। अच्छा वहां पे देखते हैं तो हुक्का नहीं पी रहे थे पापा, कहते हैं पापा चिलम पीते हैं, चिलम टोबैको यूज करते हैं। और ये कहते हैं कि जो घर है उसको हैंडल करने की जिम्मेवारी मेरे पापा ने मुझे दे रखी है क्योंकि पापा चिलम पी पी कर बहुत बीमार हो गए हैं, बहुत ज्यादा तंबाकू का सेवन करते हैं। तो ये कहते हैं कि भी अब मैं घर चला रहा हूं और मैं जानवरों को जो चराने लेकर के जाता हूं। और ये कहते हैं कि भाई जब मेरे पिताजी का दूसरा विवाह हुआ था तो वो विवाह करके दूसरी मां को तो घर ले आया और तीसरी को भी ले आया, कह रहे लेकिन ये तब से ही बीमार है। तो जो दूसरी मां है उनके जो मन का चाव है, मतलब कह रहे वो पूरी तरह से जैसे वो हो गया। कह रहे सबसे ज्यादा नफरत मेरी दूसरी मां करती है मेरे पिताजी से। अच्छा तो क्या हो रहा है? तो कह रहे जो दूसरी मां है वो मुझे बेटा नहीं मान रही है। हाँ बेटा नहीं मान रही है तो क्या मान रही है? आप पे अत्याचार कर रही है। हमने क्यों कह रहा है नहीं मेरे पे कहां अत्याचार करेगी, मैं तो पुरुष हूं, पुरुषों को औरतें कुछ कह नहीं सकती। लेकिन ये कह रही हैं कि अगर तू इतना ही ज्यादा अपने बाप को सपोर्ट करता है, कह रही उसकी आंखें कह रही है मुझे बात, मतलब मुंह से तो कुछ बोलती नहीं थी, औरतें चुप रहती थी, कह रहे लेकिन आंखें बताती हैं कि उसके मन का भाव क्या है कि इतना ज्यादा अगर तू बाप को सपोर्ट करता है तो जो वो नहीं दे पाया मुझे वो तू देगा। कह रहे वो एक्सपेक्ट करती है कि भी मैं उसके साथ घूमूं या घूमूं नहीं तो मैं उसके लिए चीजें ला करके दूं। एंड ऑल्सो पापा उनके शौक पूरे नहीं कर पाए तो शौक मैं पूरे करूंगा। तो क्या शौक चाहिए? कह रहे कि उसको सुख और वैभव चाहिए
और क्योंकि मैं पापा को सपोर्ट करता हूं तो वो चाहती है कि मैं उसको वो सुख और वैभव दूं। सुख और वैभव देने का मतलब यह है कि इवन जो शारीरिक संबंध है, कह रहे वो ये एक्सपेक्ट करती है मेरी सौतेली मां कि मैं वो संबंध उसके साथ रखूं, क्योंकि मेरा बाप वो संबंध रखने के लायक नहीं है। और कह रहे कुछ ऐसा भी है कि क्योंकि मेरे पापा को मैं छोटी उम्र से ही बहुत ज्यादा सपोर्ट करता हूं। जब ये दूसरी वाली मां आई थी तब शायद मैं 10-12 साल का था, ये बताते हैं। तो कह रहे मैं बहुत सपोर्ट में था और मैं खुशी खुशी से उसको ब्याह करके लेवाने के चक्कर में, मतलब कह रहे मैं बहुत खुशी खुशी से लेकर के आया था अपनी दूसरी मां को कि मेरा बाप खुश रहेगा, मेरे बाप की दूसरी शादी है ना। फिर तीसरी शादी में भी ऐसा हुआ। तो ये कहते हैं कि एक तो ये है कहानी। दूसरा ये कहते हैं इसके अंदर जो मेरी बहन है, तो हमने कहा इतना पुरुष प्रधान समाज है तो बहन की शादी नहीं हुई अभी तक, 20 साल की हो गई है, उसके हिसाब से तो उम्र बहुत ज्यादा हो गई उसकी, है ना। तो कहते हैं कि मेरी जो बहन है वो शादी नहीं कर रही है। कह रही मेरी बहन को बहुत ज्यादा डर है कि अगर कोई मेरे पापा जैसा निकला तो वो क्या करेगी। तो हमने इनसे पूछा कि भी बहन जो है फिर अभी नहीं कर रही, भी आगे कभी उसने शादी करी? तो कह रहे नहीं, मेरी बहन ने कभी शादी नहीं करी, और शादी जो उसकी नहीं हुई है उसके लिए वो मुझे और मेरे पिताजी को रिस्पॉन्सिबल मानती है। और कहने की वैसे तो हमारा समाज ही ऐसा है। तो कह रहे मेरी बहन का कहना यह है कि मैं किसी की दूसरी या तीसरी या चौथी पत्नी बनकर के जाने को बिल्कुल भी तैयार नहीं हूं। तो ये कहते हैं लेकिन बहन के मन में बहुत ज्यादा क्रोध है, और जो वो अपना घर नहीं बसा पा रही, जो उसको ट्रस्ट नहीं आ रहा है घर बसाने का, है ना। कह रहे कि उसके पीछे जो है वो मेरे को ही अल्टीमेटली रिस्पॉन्सिबल समझ रही, क्योंकि बाप तो बूढ़ा हो गया। और वो कह रहे मेरी बहन के मन में ये भाव है कि अगर मैं अपने पिता को इतना सपोर्ट करने वाला नहीं होता तो उसकी इतनी हिम्मत नहीं होती कि इतनी सारी वो शादियां कर ले। और कह रहे चाहे समाज में कुछ भी हो, लेकिन आप भी तो उस चीज को बढ़ावा दे रहे हो ना जो गलत चीज है। तो कह रहे इस चीज का बहन को बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेशन है। अच्छा, तो भाई ये जो है सारे जो दृश्य है इनको नजर आया, और फिर इनको ऐसा नजर आया कि पूरे जीवन भर ये अपने माओ की और अपनी बहन की सेवा करते रह गए। पिता से इनको बहुत ज़्यादा प्यार था, पिता की थोड़े टाइम में मृत्यु हो गई थी, और फिर सेवा जो है सारी इन्होंने की। और इनके पूरे जीवन में इनकी जो सौतेली माएँ हैं या इनकी अपनी माँ है या इनकी जो बहन है, बहन ने ना तो शादी आगे करी ना कुछ, और ये कहते हैं कि उन लोगों ने मिलकर के इनकी शादी भी नहीं होने दी। जैसे कि वो चाहते थे कि इतना ही ज़्यादा तू इतनी सारी पत्नियों वाले व्यक्ति के सपोर्ट करना चाहता है ना, उस तेरे मतलब कहने का भाव ये दोस्तों, इनके पीएलआर की कोर भावना ये थी कि तेरे बाप ने ये सब कुछ किया क्योंकि तू बहुत बड़ा उनका सपोर्टर है। ये वीक फील करती थी सभी औरतें, क्योंकि पिता बूढ़े थे, वो थे बीमार थे, फिर भी ये औरतें उन पे हावी नहीं हो पाती थी, क्योंकि ये बीच में खड़े रहते थे और हर चीज में उनको हड़का करके रखते थे, और उनको उनके काम में जैसे वो लगा करके रखा जाता था ना पुराने टाइम में कि औरतें काम करने के लिए हैं। एता भेडा ने ऐसे बोलते हैं, पंजाब में भी पुराने आप पिक्चरें देखोगे ना उसमें इस तरह से बोलते हैं कि तो भेड़ बकरियां हैं, तो है ना, ये अपना काम करने के लिए। तो कह रहे वो जो है उनको कंपेल मैं करता था कि तुम अपने काम से काम रखो। तो मतलब जैसे एक आदमी का होल्ड होता है ना और उसके अंदर वो ट्रैप्ड होती हैं, तो कह रहे वो मैं वो आदमी था, मेरे जो बाप है उसका चौकीदार। तो मेरे पिता की मृत्यु होने के बाद भी फिर इन औरतों ने मुझसे काम करवाया, मतलब मुझसे फिर अपना ख्याल रखवाया, छत्र छाया रखवाई अपने ऊपर, और मुझे यही कहा कि तू ब्याह करके ले आएगा तो तेरी पत्नी तुम्हारे को घर से निकाल देगी, हम कहाँ जाएंगी। तो भाई अब तूने इतना ही तूने सपोर्ट किया तो यही तेरा परिवार है, इसी का तेरे को ध्यान रखना है। तो ये सारे दृश्य जो इनको नजर आए, और इसी के अंदर ही फिर एक एक करके परिवार के सदस्य इनके चले गए, फिर इनकी भी मृत्यु होगी, नेचुरल डेथ इन्होंने अपने पास्ट लाइफ के अंदर देखी थी। अब दोस्तों ये स्पिरिट गाइड के पास जाते हैं और स्पिरिट गाइड इनको पूरी कहानी समझाते हैं कि क्या कार्मिक अकाउंट और कैसे है, और कुछ दृश्य जो इनसे जुड़े हुए नहीं हैं वो वाले दृश्य भी सामने आते हैं, जो कि फिर गाइड इनको दिखाते हैं कि देखो ये भी हुआ था, दिस इज ऑल्सो रेलेवेंट टू योर लाइफ। लेकिन उससे पहले दोस्तों हम आपको बताना चाहते हैं कि जो सारे कैरेक्टर्स हैं इनकी अभी की लाइफ में कौन है। सबसे पहले तो दोस्तों जो इनको पास्ट लाइफ के अंदर पिता दिखाई दिए, उनको इन्होंने अपने इस जीवन के पिता के रूप में ही देखा, जिनको आज भी ये बहुत ध्यान रखते हैं और आज भी बहुत सपोर्ट करते हैं। अच्छा, फिर इनकी जो मां है, सगी मां, जिनसे इनको बचपन में प्यार नहीं मिला, उसको इन्होंने पास्ट लाइफ की सगी मां के रूप में ही देखा। उसके बाद इनकी मां से छोटी उम्र की जो इनकी सौतेली मां थी, वो सौतेली मां को इन्होंने अपने इस जीवन की जो इनकी पैरालाइज्ड पत्नी है उसके रूप में देखा। जो तीसरी मां इनको नजर आई थी, तीसरी सौतेली मां जो है,
उसको ये किसी भी व्यक्ति के रूप में आइडेंटिफाई नहीं कर पाए थे। और इनकी ये जो अजीबो गरीब गर्लफ्रेंड है, जो कि सिर्फ फोन पे इनसे बात करती है और कंपेल करती है कि ये फोन पे उनको बात करते रहें, जितने भी घंटे उनको चाहिए वो इनको देने ही पड़ेंगे, जिन्होंने इस प्रकार से अजीब प्रकार से इनको मजबूर कर रखा है, वो वाली गर्लफ्रेंड को इन्होंने पास्ट लाइफ में अपनी सगी बहन के रूप में देखा। जो पास्ट लाइफ में सगी बहन थी, जिसको इस चीज का फियर था कि भी मैं भी ऐसे समाज के अंदर चली जाऊंगी, या तो पहले से ब्याह कर रखा होगा मेरे पति ने, ऐसे के घर में जाऊंगी, या फिर ब्याह करके भी जाऊंगी तो वो और औरतें ले आएगा, तो मैं ये जीवन नहीं जीना चाहती। और उसको शादी से बहुत ज्यादा मतलब उसको डर था और मतलब ट्रस्ट नहीं था इस रिलेशनशिप के अंदर। इनकी वजह से उसको इन्होंने देखा, ये वही फूड इंस्पेक्टर है जो कि आकर के इनको चेप हो गई है और इनकी लाइफ के अंदर जबरदस्ती घुस गई है। तो आइए दोस्तों बात करते हैं कि इनके जो गाइड हैं उन्होंने इनको क्या गाइडेंस दी। और कई सारे प्रश्न ऐसे होते हैं दोस्तों, जब आप पास्ट लाइफ देख लेते हो ना, तो उससे जुड़े हुए कई प्रश्न जो थेरेपिस्ट करा रहा होता है उसके मन में इमर्ज हो जाते हैं कि भाई ये तो कोई बात नहीं हुई, तो वो फिर गाइड से पूछे जाते हैं और फिर गाइड उसमें क्लैरिटी देते हैं कि कौन सी चीज कैसे। तो सबसे पहले तो दोस्तों गाइड से पूछा गया कि भाई जो सौतेली मां थी, चाहे सौतेली हो लेकिन थी तो मां पास्ट लाइफ में, तो वो सौतेली मां मेरी पत्नी बनकर के मेरी इस लाइफ में कैसे आ गई और इतनी सेवा क्यों दी। तो दोस्तों उन गाइड ने बताया कि जो पिछले जन्म में तुम्हारी सौतेली मां थी, तो उसकी जो फिजिकल लाइफ थी वो बिल्कुल खराब थी, मतलब वो क्योंकि तुम्हारे पिता बीमार थे, तो पास्ट लाइफ में वो तुम्हारे साथ इंटीमेट होना चाहती थी, जो कि तुम्हारा जो रिश्ते की मर्यादा थी उसकी वजह से तुम कभी उस दिशा में तुम आगे बढ़े नहीं और तुमने बहुत ही एक कड़ा अपना रुख रखा, तो उसको वो नहीं मिला, तो उसको भूख थी उस चीज की, इसी चीज की भूख थी। और उस भूख के चलते वो इस जीवन में, क्योंकि उसके मन की बहुत ज्यादा इच्छा थी, वो तुम्हारे को पाना चाहती थी, तुम यंग थे है ना, तुम्हारे को पाना चाहती थी, तो उस चक्कर में ये इस जीवन में तुम्हारी पत्नी बन करके आई। तो यहां पे आकर के जो गाइड है उनसे एक और प्रश्न पूछा, हम नहीं पूछा, और हम ऐसा समझ रहे हैं जिनका सेशन कर रहे थे उनके भी मन में प्रश्न आ रहा होगा कि हे पुण्यात्मा ये बताएं कि अगर वो महिला या जो सौतेली मां थी पास्ट लाइफ के अंदर, अगर वो इनकी पत्नी बनकर के इसलिए आई कि वो अपनी शारीरिक नीड्स को पूरी कर सके, तो इस जीवन में वो तो पैरालाइज हो गई, तो पैरालाइज हो गई। बस जो शुरू में थोड़ा बहुत मतलब जैसे बच्चे उत्पन्न करने के लिए ये लोग करीब आए, लेकिन ये पूरे जीवन भर तो ये उस एस्पेक्ट को तो अपनी लाइफ के अंदर मतलब कर ही नहीं पाए ना, क्योंकि वो तो पैरालाइज्ड है, वो तो उठ नहीं पा रही है, वो तो जिंदा लाश की तरह है ना, सुसु पॉटी सब कुछ बेड में ही हो रहा है, वो कर रहा है ये सब कुछ। तो वो जो इंटीमेसी उसको चाहिए थी उस आत्मा को, वो तो इस जीवन के अंदर भी प्राप्त नहीं हुई, तो उसके लिए साथ ऐसा क्यों हुआ। तो गाइड ने यहां पे इनको पास्ट लाइफ का एक ऐसा दृश्य दिखाया जिसके अंदर ये डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं है। पास्ट लाइफ में उनको दृश्य दिखाई देता है कि जो इनकी सेकंड नंबर की मां है, यही वाली इनकी पत्नी, ये सबसे ज्यादा जेलस और सबसे ज्यादा हेट्रेड से भरी हुई महिला थी। इसकी बहुत ज्यादा महत्वाकांक्षाएं थी, इसको बहुत ज्यादा सुख चाहिए था और वैभव चाहिए था, और इसको यह पता था कि ये घर के मर्दों का कुछ बिगाड़ नहीं सकती है। तो अपने फ्रस्ट्रेशन के अंदर जो इनकी तीसरे नंबर की सौतेली मां थी, जिसको इन्होंने आइडेंटिफाई नहीं कर पाए कि कौन है, जो तीसरे नंबर की सौतेली मां थी, जो कि इनकी इस लाइफ में कोई भी नहीं है, उसको जो सेकंड मां है उसने बहुत ही बेरहमी से मार करके, उसका मर्डर करके, जिस घर में ये लोग पास्ट लाइफ में रहते थे उसी घर के अंदर गड्ढा खोद करके दफन कर दिया था। जी हां, तो ये पूरा दृश्य इनको दिखाई देता है कि जो सेकंड मां है वो तीसरी वाली मां को बहुत बुरी तरह से मार रही है, और जब मार रही है तो इनको दिखाई देता है कि आखिरी स्ट्राइक एक बहुत ही भारी डंडे से जोर से उसके सर पे करती है, तीसरी मां के सर पे मारती है। और ये जो स्ट्राइक है ये उसी स्थान पे स्ट्राइक इनको नजर आ रही होती है जहां पर खुद इनकी पत्नी को इस लाइफ में चोट लगी थी, और वो स्ट्राइक मारती है इनकी तीसरी सौतेली मां को, और सौतेली मां को पता लग जाता है तीसरी वाली को कि वो मरने वाली, उसे खून ही खून बह रहा है, खून में लथपथ है, और मरते मरते अपने खून को देख करके, खून को हाथ में लेकर के वो इनकी जो दूसरी मां है उसको ऐसे श्राप दे रही है और इसको कह रही है कि तू कभी खुश नहीं रहेगी, तेरा पति होते हुए भी तुझे तेरा पति कभी नहीं मिलेगा, सिर्फ इस जिंदगी में नहीं अगली जिंदगी में भी। ऐसा वो श्राप देकर के जाती है कि तू पति होते हुए भी विधवा की तरह जिंदगी जिएगी। तो ऐसे जो है बोलते बोलते, ये श्राप देते देते
इनकी जो तीसरी सौतेली माँ है वो मर गई। तो गाइड ने बताया कि बच्चे, जो इसने, जो तुम्हारी पत्नी है, इसने उसके साथ गलत किया, उसकी वजह से जो है तुम इसके साथ ये सब इसके साथ हादसा हुआ है और ये पैरालाइज्ड है, ये ऐसे ही रहेगी, ये थोड़ी ठीक होगी फिर गिर जाएगी, थोड़ी ठीक होगी फिर गिर जाएगी, और ऐसे इसके जीवन का जो अंत है वो हो जाएगा। तो वो जो तीसरी बच्ची है उसका श्राप, उसकी बद्दुआ इसके साथ चल रही। अब दोस्तों गाइड ने ये बात बोली तो एक और प्रश्न आया मन के अंदर। तो गाइड से फिर पूछा गया कि ये बताइए कि मेरा तो मन में कोई मैल नहीं था भाई, मेरे लिए सौतेली मां थी, मैं तो मां की तरह ही देखता था, मेरे मन में तो कोई मैल नहीं था। तो एक दूसरी आत्मा के संकल्प करने से कि उसको अपनी वासना पूरी करनी है, उसके संकल्प करने से मैं क्यों फंस गया इसके साथ, मैं क्यों इतनी सेवा कर रहा हूं इसकी, मैं क्यों अटका हुआ हूं। तो यहां पर दोस्तों जो गाइड हैं वो उनको ये बताते हैं कि तुम बच्चे इसलिए फंसे हुए उसके साथ क्योंकि ये जो औरतें हैं, ये जो पूरे जीवन भर अपनी घुटती रही, उसका सबसे बड़ा कारण तुम ही थे। यहां पर दरअसल गाइड ने बताया था कि अगर तुमने अपने पापा को इतना सपोर्ट नहीं किया होता, तुम्हारे जो पिता हैं, अच्छा, तो ये कहते हैं कि तुमने अपने पिता को बहुत सपोर्ट किया, और गाइड ने ये बताया कि और इन औरतों को उनके साथ रहने के लिए तुम मजबूर करते थे। मजबूर कैसे करते थे कि जैसे वो डिमोटिवेट हो जाती थी, रोती थी, तो ये उनको लॉजिक्स देता था कि कैसे एक आदमी के लिए मल्टीपल औरतें रखना अपनी पत्नी के रूप में ये ठीक है। तो ये उनको पेप टॉक देता था और बार बार उनके माइंड को घुमा करके, फीड करके, मतलब इस जोन में लेकर के जाता था कि तुम सबका उनकी पत्नी होना ठीक है। तो ये कहते हैं कि ये औरतें सोचती थी कि हम इमोशनली ब्रेक फ्री कर जाएं या फिजिकली भाग जाएं, लेकिन तुम वहां के पहरेदार थे, तुमने इनको वहां पर रोक करके रखा। तो तुमने डायरेक्टली गलत नहीं किया, तुमने शायद वो किया जो तुम्हारे को तुम्हारे समाज ने सिखाया, या तुम्हारे पति ने, तुम्हारे पिता के लिए तुम बहुत ईमानदार थे, लेकिन एक व्यक्ति के लिए ईमानदार होने से दूसरे के प्रति अगर तुम कुछ गलत करते हो तो उसका भार टल नहीं जाता। और सिर्फ समाज की प्रथा थी, आज भी हमारे समाज में कई सारी प्रथाएं ऐसी होती हैं जो कि समाज में चलन है, लेकिन एक्चुअली में वो प्रथाएं ऐसी हैं जो कि किसी दूसरी आत्मा को, है ना, दुख पहुंचाने वाली वो होती हैं। तो सिर्फ इसीलिए कि आपका समाज आपको ओके कर रहा है, या कई बार हमारा धर्म भी उसको अलाउ कर देता है ना, इस तरह से प्रचलन होता है। एक्चुअली में धर्म अलाउ नहीं कर रहा होता, लेकिन धर्म को भी तोड़ मरोड़ करके प्रस्तुत ऐसा किया जाता है कि हमारे धर्म में, हमारे समाज में ये चीज ठीक है, लेकिन हमारे समाज में ये चीज ठीक है, उससे जो आपके कार्मिक अकाउंट जो आपका चलता है उसके ऊपर फर्क नहीं पड़ता है। आपने अगर किसी को दुख दिया है, किसी को बांधा है, तो कैसे ना कैसे करके वो आत्माएं आपको आकर के वापस बांधेंगी जरूर। तो गाइड ने ये समझाया कि भाई आपने जो है वो किया। फिर गाइड ने ये बताया कि भाई तुम्हारी जो बहन है पिछले जन्म में, उसकी जिंदगी भी तुम्हारी वजह से अधूरी रही थी, इसीलिए जो उसके पूरे जीवन का अधूरेपन का जो दर्द है वो उसका हिसाब लेने के लिए आई हुई है, और इसीलिए वो तुम्हारे को फोर्स करती है, तुम्हारी सारी शक्ति चूसती रहती है कि तुम उससे बात करो। तो क्योंकि वो जो बहन है वो फूड इंस्पेक्टर है ना, तो वो गर्लफ्रेंड बनी हुई है बहन पिछले जन्म की, लेकिन वो एक्चुअली में गर्लफ्रेंड बनने के लिए नहीं आई है। कह रहे वो केवल एक छलावा है, उसको बस कोई चाहिए जिसके ऊपर वो अपना फ्रस्ट्रेशन उड़ोल सके। पिछले जन्म में तुम बहुत हावी थे, तो ये औरतें बेचारी कुछ बोल नहीं पाती थी, तो जितना भी इनके अंदर जहर भरा हुआ है ना, वो जहर तुम्हें वापस करने के लिए आई है अपनी। ये इस जीवन का फ्रस्ट्रेशन नहीं निकाल रही है फूड इंस्पेक्टर जो बात करके अपने पूरे ऑफिस का बताती रहती है, वो पिछले जन्म का जो उसके अंदर जो सारा भरा हुआ है, जो उसके अंदर जो सारा दर्द है, वो तुम्हारे ऊपर उड़ेल रही है, वो फ्रस्ट्रेशन निकाल रही है। इस जन्म का नहीं है, पिछले जन्म का है। अच्छा दोस्तों, एक और चीज होती है यहां पर, फिर जो इनके गाइड हैं उनसे यह भी पूछा जाता है कि महाराज ठीक है भाई, मेरी पत्नी के साथ तो मेरे इस जीवन के अंदर मैं अपने जो मैंने फेरे लिए हैं उनके वचनों के साथ मैं जो है बंधा हुआ हूं, लेकिन महाराज ये जो फूड इंस्पेक्टर मेरी जान को जो मेरे फंदा बन गई है, इसका मैं क्या करूं। अच्छा दोस्तों, एक बात हमने आपको शुरू में नहीं बताई थी, जब शुरू में ही हुआ था वो काफ़ी इनको इन्वॉल्व कर रही थी, है ना, रिलेशनशिप में आने के लिए, बात करने के लिए करती थी। तो कह रहे हैं मैंने इनके पिताजी का पता करके इनके पिताजी के घर जा करके मिला था कि भी मैं शादीशुदा आदमी हूँ, ये मेरे सर हो गई हैं, इनको समझाओ भाई अपनी बेटी की कहीं और शादी वगैरह कराओ। कह रहे मैंने ये वाले एफर्ट्स भी डाले थे। 2 बार कह रहे मैं पिताजी के पास गया, तीसरी बार जब मैं उस लड़की के पिता के पास गया, कह रहे तो उन्होंने मुझसे ही झगड़ा किया, मुझे गाली गलौज किया और मुझे भगाया वहां से।
तो कह रहे मेरे ना किसी ने सपोर्ट नहीं किया। तो गाइड से पूछा गया महाराज उसके साथ तो मैं वचनबद्ध हूँ, मेरी पत्नी के साथ, चलो जब तक है मैं सेवा करूँगा उसकी, ये महारानी कब तक रहेगी मेरे जीवन में, बताओ महाराज, कब तक मुझे ज़बरदस्ती घुमाना पड़ेगा, ज़बरदस्ती फ़ोन पे बातें करनी पड़ेंगी, या ये शादी करके यहाँ पे आने वाली है, क्या होने वाला है। तो गाइड ने बताया कि जो ये है इसकी शादी हो जाएगी। इन्होंने कहा मेरे साथ? तो कहते तेरे साथ नहीं, किसी और के साथ। ये लड़की खुद शादी अब करना चाहती है और तेरे से जो इसने लेना था वो ये ले चुकी है, जितना परेशान करना था कर चुकी है। थोड़े ही समय में अपने आप ऐसा सबब बनेगा, ये किसी और के साथ शादी कर लेगी और किसी और के साथ शादी होते ही ये तुझे भूल जाएगी, तेरे को दोबारा कभी फ़ोन नहीं करेगी। कह रहे वो पिछले जीवन में तेरी वजह से जो डर इसके अंदर गया, तेरी वजह से घर में जो व्यवस्था बनी, उसके चक्कर में इसकी शादी नहीं हुई थी। तो शादी हुई नहीं थी और इस जन्म में भी उसको ये ट्रस्ट नहीं कर पा रही है किसी को, और उसका कारण इसकी आत्मा तेरी आत्मा को ठहराती है। इसलिए जब तक इसका ट्रस्ट नहीं बैठेगा किसी व्यक्ति के साथ, जब तक ये शादी नहीं करेगी, तो ये सारा फ्रस्ट्रेशन तेरे पे निकालती रहेगी। लेकिन गाइड ने कहा कि उसकी अब जल्द ही शादी होने वाली है, कुछ ऐसा चल रहा है उसके जीवन के अंदर, वो विवाह कर लेगी। जैसे वो विवाह कर लेगी और सेट हो जाएगी अपनी लाइफ के अंदर, वह सेट तो क्या कह रहे, विवाह होते ही कह रहे वो तेरे को भूल जाएगी, यहाँ पे नहीं आएगी दोबारा कभी वो। तो बस तू थोड़ा टाइम और पेशेंस बांध करके चल, है ना, हाँ हूँ किया कर, तू ज़्यादा इन्वॉल्व मत हो, उसने कहीं और ही जाना है। ये कह करके दोस्तों जो गाइड हैं उन्होंने इनको क्लोजर दिया, इनको भी शांति मिली। तो प्यारे दोस्तों, ये जो आज की कहानी है हमने इसलिए आप सभी के साथ शेयर करी कि बहुत बार ऐसा होता है कि हम खुद गलत काम नहीं कर रहे होते, मतलब डायरेक्टली हम वो गलत काम करने में इन्वॉल्व नहीं होते। अब इन्होंने तो पिछले जीवन में 3 या 4 शादियां नहीं की थी ना, है ना, ये इनकी तो पिताजी ने किया था, है ना। इन्होंने एक ऐसा रोल प्ले किया जिसके अंदर कोई व्यक्ति गलत कर रहा है उसके साथ ये शामिल हो गए। तो जैसे एक होता है कि किसी का मर्डर कर देना, एक होता है एक्सेसरी टू मर्डर, मतलब मर्डर किसी और ने किया लेकिन भाई आप उसके अंदर सहयोगी, उसके अंदर साथी बन गया, आपका कुछ रोल था। तो जो एक्सेसरी टू मर्डर होगा या एक्सेसरी टू अ क्राइम होगा व्यक्ति, सजा उसको भी मिलती है। तो यहाँ पर गाइड ने बताया कि बच्चे ठीक है, उन आत्माओं का अपना और कार्मिक अकाउंट है और भी पूर्व जन्मों का उन आत्माओं का अकाउंट है, लेकिन जो लाइफ आपने देखी इसके अंदर आपने पुरजोर जो अपने पिता का सपोर्ट किया, जो उनका गलत काम करने में जो भी उनका वो था, अल्टीमेटली तो गलत ही था ना, उन सभी औरतों के दुख का कारण थे वो, उन सभी औरतों को फंसाने का कारण थे। तो आप क्योंकि बहुत बड़े सपोर्टर थे उनके, इस वजह से आपका भी कर्म बंधन बन गया। तो दोस्तों मतलब हम जो भी एक्शन ले रहे हैं हमारी लाइफ के अंदर, है ना, हम ये बोल करके नहीं छूट सकते अरे मैं तो अपना पुत्र धर्म निभा रहा था या फिर मैं वो निभा रहा था। कार्मिक अकाउंट बहुत ही सिंपल तरीके से चलता है और वो ये है कि जो आपने दिया है वो आपको वापस ज़रूर मिलेगा। कई बार मल्टीप्लाई होकर के मिलता है लेकिन वो वापस ज़रूर आएगा। आप एक राह पर हैं, आपने किसी को नुकसान पहुंचाया और आप राह में आगे बढ़ गए हैं, ये जो आत्मा की यात्रा है उसमें आगे बढ़ गए हैं और आप सोच रहे हैं कि वो लोग पीछे छूट गए, पीछे नहीं छूटे, वो आपको चेज कर रहे हैं। कई सारे ऐसे लोग भी होते हैं ना, वो गलत काम करते हैं और हम उनको देखते हैं कि भी गलत काम करें फिर भी इनके साथ तो कुछ गलत होता नहीं है। दोस्तों आप पहली बात तो हमारे को पता नहीं होता कि उनकी पर्सनल लाइफ में क्या है, क्योंकि लोग जो है बाहर समाज में तो मुखौटा पहन करके रखते हैं, सोशल मीडिया पे जो पोस्ट करते हैं वो सब कुछ 90% तो फेक ही होता है, असली लाइफ थोड़ी होती है। असली लाइफ के डिप्रेशन, असली लाइफ की एंजाइटीज थोड़ी दिखाते हैं लोग, अंदर से तो बहुत परेशान होते हैं, है ना। या चलो परेशान अगर आज कोई व्यक्ति नहीं भी है, चलो लोग अच्छे कर्म करें और सुख जिएं, सुख भोगें, है ना, पुण्य का काम करें, सबके लिए हम यही विश करते हैं। लेकिन फिर भी अगर आज कोई व्यक्ति कोई गलत काम कर रहा है, किसी को दुख दे रहा है, किसी जीव जंतु को दुख दे रहा है, प्रकृति को दुख दे रहा है, दूसरे मनुष्य आत्मा को दुख दे रहा है ना, ऐसा माहौल पैदा कर रहा है जिससे सब लोग डिस्टर्ब हो रहे हैं, आज उसके सामने वो पाप नहीं भी अगर आ रहा है तो बस ये है कभी ना कभी जो हमारे जो कर्म होते हैं वो हमारे को कैचअप कर लेते हैं। बहुत बार क्या होता है, हमारा जो भाग्य होता है, भाग्य बहुत हमारा प्रबल होता है और वो हमारे को पुश दे रहा होता है, हमारे जो मुसीबतें हैं उनसे हमारे को दूर लेकर के जा रहा होता है। लेकिन भाग्य आपका कितना भी अच्छा क्यों ना हो, अगर आपने पाप किया है वो थोड़े टाइम के लिए आपको पुश तो दे देगा, वो नाइट्रो बटन की तरह तेज आपकी गाड़ी चला देगा, लेकिन फिर भी ये जिनके साथ आप गलत करके आए हो वो आत्माएं आपको चेज कर रही होती हैं और कैसे ना कैसे करके आकर के आपको धर लेती हैं। इसलिए हम क्या कर्म करते हैं, है ना, इसको लेकर के हमारे को बहुत कॉन्शियस रहना है। प्रयास हमें यही करना है कि अगर हम सुख ना भी दे सकें तो हम ऐसा कुछ ना करें जिसके अंदर हम दूसरों को दुख देने के अंदर इन्वॉल्व हो। कई बार हम ऐसा सोचते हैं कि भाई अगर सामने वाला व्यक्ति हम पे अत्याचार करके सुखी होता है तो भी अत्याचार फिर सह लेना चाहिए, ये हम बात नहीं बोल रहे हैं, क्योंकि हमें पता है ये बात सुनते ही कई सारे ऐसे लोगों का आएगा कि भाई वो मेरे को दुख देना चाहता है, तो अगर वो मुझे दुख नहीं दे पाएगा तो फिर वो दुखी हो जाएगा।
तो हम ये नहीं कह रहे हैं कि आप दूसरों से दुख को झेलो या ज़बरदस्ती दूसरों का दुख लो, लेकिन प्रयास ये करो कि हमारी तरफ से जो एफर्ट्स हो रहे हैं वो हम दुख देने के लिए नहीं कर रहे हैं। कभी कभी प्रतिकार करना पड़ता है, प्रतिकार ज़रूरी है अगर आपके साथ गलत हो रहा है तो, लेकिन जो ओवरऑल हमारी जो लाइफ है, ओवरऑल जो हम काम करेंगे, ओवरऑल जो हमारा अप्रोच होना चाहिए वो या तो सुख देने का होना चाहिए या फिर थोड़ा न्यूट्रल रह करके थोड़ा साइडलाइन रहने का होना चाहिए, ताकि हमारे विकर्म ना बने। वरना आप देखो, है ना, कहाँ बापू को सपोर्ट कर रहा था और क्या मुसीबतें इसके, पूरी ज़िंदगी निकल गई, सुख नहीं भोगा बंदे ने, है ना। प्रेम को अच्छे से महसूस नहीं किया, बस प्रेम देता रहा बच्चों को, सब कुछ करता रहा, लेकिन अपने लिए कोई केयर करने के लिए कोई है ही नहीं लाइफ में। क्यों? गलत बंदे का सपोर्ट कर रहे थे, है ना। तो मैं आशा करता हूँ दोस्तों इस वीडियो से आपको अच्छी शिक्षा मिली होगी, इस कहानी से आपको कुछ ग्रो करने में आपकी लाइफ के अंदर आपको सपोर्ट मिलेगा। तो आप सभी की अच्छी स्पिरिचुअल ग्रोथ की कामना के साथ इस वीडियो को संपन्न करते हैं। मिलते हैं आप सभी के साथ अपने अगले वीडियो के अंदर। तब तक के लिए नमस्कार।